हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आई क्यू क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का संविधान। दोस्तों, ये जो संविधान हम पढ़ेंगे वो बहुत छोटी छोटी क्लासेस होंगी और सारा जितना भी इम्पोर्टेंट डाटा होगा वो हम सारा का सारा कवर कर लेंगे। एक क्लास में मैं आपको प्रस्तावना पढ़ा दूंगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी उसी में पढ़ा दूंगा और प्रस्तावना पढ़ा दूंगा। उसके बाद हम एक क्लास पढ़ लेंगे, उसमें मैं आपको संविधान के भाग पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की एक क्लास रख लेंगे और एक रख लेंगे हम इसमें जो अनुसूचियां हैं उसकी, एक संविधान संशोधन की। जो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में छोटी छोटी क्लासेस में मैं आपको इन्हें प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, 5-6 क्लास में हम पूरा का पूरा जो संविधान है उसे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 1-2 क्लास में मैं क्या करूँगा कि MCQ फॉर्म में इसको लेके आऊँगा आपके लिए, ताकि आपने जितना पढ़ा है उसकी अब रिवीजन भी आपको हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये एक अच्छा तरीका रहेगा मेरे हिसाब से जो संविधान है उसे पढ़ने का। ठीक है, इसी तरह से हम टॉपिक वाइज और भी टॉपिक होंगे जो उनको लाते रहेंगे, उनकी क्लासेस भी लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे संविधान। जो हमारा संविधान है, संविधान कैसे बना, ये कहाँ से बना, कैसे इसकी पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही इसकी। ठीक है, इसे बनाने में किस किस का हाथ रहा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी जो संविधान की क्लास है, इन्हें लेने के बाद आपको जितना भी इम्पोर्टेंट डाटा होगा वो एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं छोटी क्लासेस रख रहा हूं, मैं अभी बता रहा हूं आपको, मैं छोटी क्लासेस रखूँगा, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा बताने की इनमें कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास और आते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आ गए हैं हम अपनी स्क्रीन पर और अब पढ़ेंगे हम भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट दोस्तों, इसे पढ़ने से पहले हमें जाना पड़ेगा थोड़ा फ्लैशबैक में, इतिहास में। दोस्तों, हम चलते हैं 1600 की तरफ, 1600 ईस्वी में। चलिए, इसके लिए मैं फ्रेश पेज ले लेता हूँ एक। तो दोस्तों, बात है 1600 ईस्वी की, जब अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। दोस्तों, इसकी स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो व्यापार के मकसद से की गई थी कि भारत के साथ व्यापार किया जाएगा। ठीक है, और इसकी परमिशन अंग्रेज़ों ने एलिजाबेथ फर्स्ट, जो उस टाइम पे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी वहाँ की, उनसे परमिशन लेके इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी और भारत में व्यापार करने के लिए आ गए अंग्रेज लोग। ठीक है दोस्तों, लेकिन सब कुछ सही चल रहा था, ये लोग सब व्यापार में व्यस्त थे, व्यापार में लगे हुए थे। लेकिन तभी एक इंसिडेंट होता है 1764 में। क्या होता है दोस्तों? बक्सर का युद्ध। 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध में क्या होता है? बक्सर के युद्ध में अंग्रेज लोग जीत जाते हैं भारतीय लोगों से। ठीक है, अब इसमें इनकी जो क्षेत्रीय प्रशासन की जो इच्छा थी वो दृढ़ हुई और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम व्यापार के साथ साथ यहाँ पर शासन को भी करें। ठीक है, क्योंकि ये लोग जीत गए थे। तो दोस्तों, उस टाइम पे ये जो बक्सर का युद्ध है, यहीं से ये एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ अंग्रेज़ों के लिए। और यहाँ से अंग्रेज़ों ने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने व्यापार की बागडोर को अपने हाथ, व्यापार बोल रहा हूँ मैं, प्रशासन की बागडोर को अपने हाथ में संभालने की इच्छा जताई। और इसी के कॉन्सिक्वेंसेस में जब इन्हें प्रशासन अपने हाथ में लेना था, तो उसे प्रशासन को चलाने के लिए कोई रूल, कोई कानून होना चाहिए था। तो इसी के लिए कानून बनाया गया। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसके बाद इसमें कुछ कमियां थी। और इसमें क्या कहा गया, एक इम्पोर्टेंट मोटी मोटी बात देख लेते हैं। देखिए, हमें ज़्यादा हम इसमें नहीं पढ़ सकते हैं, थोड़ा क्योंकि जल्दी हमें करना है, ओवरव्यू देख रहे हैं। 1773 में जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसमें तत्कालीन जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उस टाइम पे, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, बंगाल का, देखिए, बंगाल का गवर्नर था और उस पद को चेंज करके बंगाल का बना दिया भैया, बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। ठीक है, जनरल। और उस टाइम पे तत्कालीन कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग, बस केवल नाम बदला गया, हेस्टिंग्स। दोस्तों, अगर अंतिम पूछे, अंतिम बंगाल का गवर्नर कौन था, तो भी वारेन हेस्टिंग। और प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वो भी यही था। ठीक है, इन्होंने केंद्रीयकरण शुरू किया।
जो इनकी प्रेसिडेंसी थी बंगाल, मद्रास और कलकत्ता की जो थी, सॉरी कलकत्ता नहीं, बंगाल, मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसी थी, उनका एक जो केंद्रीकरण किया और उसकी जो पूरे की बागडोर थी वो बंगाल के गवर्नर जनरल बना के उसके हाथ में दे दी। यानी कि इन सबके गवर्नर तो थे, देखिए बंगाल का गवर्नर, ठीक है, और ये मद्रास का गवर्नर और मुंबई का गवर्नर, इन तीनों के गवर्नर थे, लेकिन इनका हेड बना दिया बंगाल के गवर्नर जनरल को। और वो बनाया गया कौन था? वो वारेन हेस्टिंग। याद रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ। इसके बाद आया एक्ट 1781 का। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। अब 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, लेकिन दोस्तों इसमें एक काम और हुआ था 1774 में, इसमें कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, और इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे, ठीक है दोस्तों। तो ये मेन बात रही इसकी। 1781 का फिर आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। इसके बाद 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ? दोहरी शासन प्रणाली लागू की गई। राजनीतिक जो मामले थे यानी कि प्रशासनिक मामले वो अलग कर दिए गए और व्यापारिक मामले अलग कर दिए गए। इसके बाद आया 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया, इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, देखिए दोस्तों अब ये बंगाल का गवर्नर जनरल हो चुका था, बंगाल का गवर्नर जनरल इसको बना दिया भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। और उस टाइम पे कौन था? वो आदमी था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा। इसके बाद आता है 1853 का एक्ट, ठीक है। 1853 के बाद एक और इम्पोर्टेंट घटना हुई, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, जब कंपनी का जो अत्याचार है वो हद से ज़्यादा बढ़ गया भारतीयों के लिए, तो 1857 की क्रांति हुई। और 1857 की क्रांति से जो अंग्रेजी शासन था, जो ताज था, यानी कि राजा या रानी वहाँ पे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जो थे, उनके संज्ञान में ये बात आई कि भाई यहाँ तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। तो तब से उन्होंने जो शासन है वो अपने हाथ में लेने की जिम्मेदारी उठाई, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें 1773 से लेकर 1857 तक की बात करें, तो ये था कंपनी का शासन। किसका शासन था ये? कंपनी का शासन। कंपनी का शासन। और वो कब तक रहा? ये रहा अपना 1773 से लेके 1858 तक, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है ताज का शासन, ठीक है। ताज का शासन। ताज का शासन मतलब सारे का सारी जो रिपोर्टिंग है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री को दी जाएगी। और वो 1858 से शुरू हुआ और 1947 तक चला, जब तक भारत देश आज़ाद नहीं हो गया, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे अधिनियम आए, चार्टर एक्ट आए। वो कौन कौन से थे देख लेते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम सबसे पहले आया। 1858 का भारत शासन अधिनियम, उस टाइम पे जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थी महारानी विक्टोरिया, उन्होंने जो भारत का गवर्नर जनरल था, देखिए दोस्तों इसमें क्या किया गया, भारत का गवर्नर जनरल जो था उसे बना दिया वायसराय। वायसराय। और वो कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है दोस्तों। तो पूछा जाएगा भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। इसके बाद आया था 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं किया गया। फिर 1892 का आया था, ठीक है। फिर इसके बाद आया 1909 का। 1909 का जो सुधार था उसे बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। फिर 1919 में आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से भारत शासन चलता रहा। उस भारत शासन अधिनियम 1935 आता है और उसके बाद देश आज़ाद हो जाता है, तो भारत शासन अधिनियम 1947 आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक रहा हमारा ताज का शासन, ठीक है। यहाँ ताज ने शासन किया।
यानी कि सीधे सीधे ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री था उसका शासन यहाँ देश में चला, और इसके बाद देश आज़ाद हो जाता है। जब देश, कोई भी देश, हमारा देश आज़ाद हुआ तो इसे चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई कि अगर देश चलाया जाएगा तो उस देश को चलाने के लिए कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या ज़रूरत हुई, हमें सबसे पहले संविधान की ज़रूरत हुई। तो संविधान की जो मांग है वो सबसे पहले जो रखी गई थी स्वराज पार्टी के, ये 1934 में सबसे पहले रखी गई थी। ठीक है, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी के एम एन रॉय ने सबसे पहले इसका विचार रखा 1934 में। तो दोस्तों यहाँ से अब हमारे जो संविधान की नींव है वो रखी जा रही है। 1934 में स्वराज पार्टी के एम.एन. रॉय ने संविधान की विचार रखा, और इसी के कॉन्सिक्वेंसेस में 1942 की अगर हम बात करते हैं तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया। ठीक है, क्रिप्स मिशन आया, और क्रिप्स मिशन को क्योंकि क्रिप्स मिशन भारत का संविधान बनाने के लिए आया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग उस समय चाहती थी कि भारत को दो हिस्सों में अलग अलग स्वतंत्र किया जाए, ना कि एक हिस्से में भारत में स्वतंत्र किया जाए। लेकिन उस बात को दबा दिया गया। उसके बाद 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया, ठीक है, कैबिनेट मिशन के थ्रू इस मुस्लिम लीग की मांग को दबा दिया गया, और उसमें कैबिनेट मिशन में ही कहा गया कि जो संविधान निर्मात्री जो सभा होगी उसमें 389 टोटल 389 सदस्य होंगे, जिसमें 292 जो सदस्य होंगे वो ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, और इसके बाद जो बचे हुए 93 हैं, सॉरी 292 ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, 96 हैं, 296 ब्रिटिश प्रांतों से, और 93 जो होंगे वो देसी रियासतों से होंगे, देसी रियासतों से। ठीक है, ये कहा गया। तो इसके बाद ये सब कुछ चलने लगा, और जो संविधान सभा की जो बैठक है वो होनी शुरू हो गई। लेकिन इससे पहले संविधान सभा के लिए चुनाव किया गया, और चुनाव हुआ था जाके जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक है, जब जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ तो सबसे ज़्यादा वोट किसको मिली, आईएनसी को मिली, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली 208 सीट। मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी दोस्तों, ये 73 सीट मिली थी, और अन्य को मिली थी 15 सीट। ठीक है दोस्तों, तो इसी के अनुसार सबसे पहली जो बैठक थी संविधान सभा की, सबसे पहली बैठक 11 दिसंबर 1946 को की गई, पहली बैठक। और इसमें क्या कहा गया कि क्योंकि उस टाइम पे कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं था, तो सबसे बुजुर्ग जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। अध्यक्ष कौन बना दिए गए, सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उस टाइम पे, तो इन्हें ही क्या बना दिया गया, इन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन इसी के 2 दिन बाद, सॉरी दोस्तों यहाँ गड़बड़ हो गई है, ये 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को, यानी कि इसी के 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई। और दूसरी बैठक में क्या डिसाइड किया गया कि दूसरी बैठक में ये डिसाइड किया गया कि जो अध्यक्ष होंगे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। देखिए दोस्तों, ये अस्थायी थे, लेकिन स्थायी अध्यक्ष को जो चुनाव किया गया वो दूसरी बैठक में किया गया, और कौन थे वो, राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और इसी में जो संवैधानिक सलाहकार हैं उन्हें भी नियुक्त कर दिया गया, संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. रॉय को। ठीक है दोस्तों, सर बी.एन. रॉय को संवैधानिक सलाहकार बना दिया गया। फिर इसके जस्ट 2 दिन बाद तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, और इसमें जे.एल. नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि ये जो संविधान सभा है इसका क्या उद्देश्य रहेगा। ठीक है, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में जाके प्रस्तावना बना दिया गया। ठीक है, प्रस्तावना इसी से बनी है, उद्देश्य प्रस्ताव से। ओके दोस्तों, तो ये सारा कुछ हुआ। इसके बाद क्या हुआ, देखिए दोस्तों, जब मुस्लिम लीग ने अलग स्वतंत्र देश की मांग करी, तो उन्होंने क्या किया, इस संविधान सभा से अलग होने का निर्णय किया, और इन्हें अलग कर दिया माउंटबेटन योजना के थ्रू। ठीक है, तो जब माउंटबेटन योजना आई तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, देखिए दोस्तों, 389 टोटल सदस्य थे,
तो उससे घटकर 299 रह गए भारत के लिए। ठीक है, यहाँ 296 और 73 थे, 296 और 73 ये ब्रिटिश प्रांतों से, और ये किससे थे, ये देसी रियासतें थे। लेकिन यहाँ जब ये घट के रह गए तो दोस्तों यहाँ केवल बचे 229। ठीक है, 229 ये बचे ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से, और 70 बचे दोस्तों, यहाँ सॉरी 90 थे ये, 70 कहाँ से बचे, हमारे देसी रियासतों से, देसी रियासतों से। ठीक है दोस्तों, तो ये माउंटबेटन योजना का प्रभाव हुआ संविधान सभा पर। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, हम बात करते हैं कि संविधान सभा की कुछ समितियां थी। ठीक है, कुछ बड़ी समितियां थी, कुछ छोटी समितियां थी। तो दोस्तों मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ आपको, लिखने में टाइम लगेगा। अगर आपको लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना। देखिए दोस्तों, कुछ बड़ी समितियों की बात कर लेते हैं। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति की हम बात करेंगे, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे। बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष रहे। दोस्तों इसमें इनके बी आर अम्बेडकर के अलावा 6 अध्यक्ष और थे, यानी कि टोटल इसमें सॉरी अध्यक्ष नहीं थे, 6 सदस्य और थे। टोटल 7 सदस्य इसमें प्रारूप समिति में थे। और इसकी जो गठन है वो 29 अगस्त को किया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको पता लग गए, बी आर अम्बेडकर हो गए हैं। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, इसके बाद राज्यों के लिए जो समिति थी उसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये कुछ बड़ी समितियां थी। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अब कुछ समितियों की बात कर लेते हैं, जैसे झंडा समिति। झंडा समिति देखिए दोस्तों, झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन कन्फ्यूजन होता है कभी कभी एग्जाम में, राजेंद्र प्रसाद देता ही नहीं है क्वेश्चन में, तो वहाँ जे बी कृपलानी भी सही होगा। देखिए अगर दोनों ऑप्शन में मिलते हैं राजेंद्र प्रसाद और जे बी कृपलानी, तो आप टिक करेंगे राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन अगर इनमें से कोई एक है तो फिर आप उसी पर जाएंगे। ठीक है, वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट समितियाँ रही संविधान निर्माण में। अब संविधान निर्माण में अगर हम बात करते हैं तो इसका एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसमें रहा। संविधान निर्माण में देखिए लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया। ठीक है, उस टाइम पे लगभग 64 लाख रुपए का इसमें खर्चा आया, 64 लाख का खर्चा हुआ, तब जाके संविधान। और टाइम कितना लगा था, टाइम तो सभी को पता है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इतना टाइम लगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। और संविधान की जो बनकर तैयार हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसीलिए इस दिन संविधान दिवस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है इस दिन, संविधान दिवस। ठीक है, और क्योंकि इस दिन 299 में से केवल 284 लोग प्रेजेंट थे, तो उन्होंने इसके पर हस्ताक्षर किए। संविधान के इस जो संविधान तैयार हो गया था इस पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए दोस्तों, इसकी अंतिम बैठक 11वीं जो बैठक थी, 11वीं अंतिम बैठक रही इसकी संविधान समिति की। तो दोस्तों 11वीं बैठक 24 जनवरी को हुई। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को तो संविधान को लागू ही कर दिया गया था। तो दोस्तों 24 जनवरी को 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई और इसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया था, राष्ट्रगान को भी और राष्ट्रगीत को भी। ठीक है दोस्तों, और इसी दिन भारत के जो कार्यकारी राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। ठीक है दोस्तों, इतना सब कुछ हुआ इस लास्ट बैठक में। अब हम बात करते हैं जो 26 नवंबर 1949 को संविधान जब बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, तो उस दिन इसे लागू नहीं किया गया, इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इस दिन इसको लागू किया गया, क्योंकि इसी दिन लाहौर अधिवेशन में 1930 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसी दिन लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी 26 जनवरी को। तो इसलिए 26 जनवरी का दिन चुना गया। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1930 में क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लाहौर अधिवेशन। क्लियर रहेगा दोस्तों। चलिए, लेकिन
कुछ आर्टिकल ऐसे थे जो इसी दिन 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे, वो उनके लिए 26 जनवरी का वेट नहीं किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो वो जो आर्टिकल थे वो नागरिकता से संबंधित कुछ आर्टिकल थे, कुछ इमरजेंसी से संबंधित थे, तो इनको पहले ही लागू कर दिया गया था। ठीक है, अब जब हमारा संविधान लागू हो गया, ठीक है, जब संविधान लागू हुआ तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी, देखिए दोस्तों, इसमें प्रस्तावना था, 22 भाग थे, 22 भाग जो कितने अनुच्छेदों में, 395 अनुच्छेदों में डिवाइड थे। ठीक है दोस्तों, और 8 अनुसूचियाँ थी। अनुसूचियाँ कितनी थी दोस्तों, 8 थी। तो उस टाइम पे ये था। फिर अनुसूचियाँ बढ़ती गई, संविधान में संशोधन हुए, तो अब प्रेजेंट में कितनी है अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रहेगा, अब 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इस तरह से हमारा संविधान क्या हुआ, संविधान ये बना। ये हमने संविधान का एक जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो हमने देख ली है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रही इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब आते हैं हम अपने प्रस्तावना पर। ठीक है, प्रस्तावना ही हमें पढ़नी थी, तो सबसे पहले हम प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को आमजन के लिए प्रभावी कर दिया गया था। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि संविधान बनकर तैयार हुआ था, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन लागू कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, इसमें वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं। देखिए, पहले 8 अनुसूचियाँ थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी, और अब कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा काम है, आज का हमारा काम है प्रस्तावना पढ़ने का। उसको पढ़ लेते हैं हम ध्यान से थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना, हालांकि संविधान की जो प्रस्तावना है वो आपको मुंहजबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, और वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, प्रस्तावना हम पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विकास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें लिखी गई थी। संविधान जब बनकर तैयार हुआ, ये संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, और एक बात बता दूं मैं आपको, इम्पोर्टेंट है कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में था, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। इन शब्दों को इसमें जोड़ा गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, ये अखंडता शब्द है, ठीक है, और ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये शब्द मूल जो प्रस्तावना थी उसमें नहीं थे, लेकिन ये बाद में जोड़े गए थे। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए, प्रस्तावना में पूछा जाएगा कि कितने तरह के न्याय दिए गए हैं। 3 तरह के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया गया है। स्वतंत्रता कितने तरह की दी गई है, 5 तरह की। देखिए, 3 न्याय हो गए हैं, 5 स्वतंत्रता कौन कौन सी है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद जो समानता है वो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो 2 तरह की समानता दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा संविधान की जो प्रस्तावना। अब इसमें कुछ एक वर्ड हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। इनका मतलब अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको संविधान की प्रस्तावना का मतलब नहीं पता लगेगा। ठीक है दोस्तों, जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न एक शब्द है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि जो भारत देश है वो एक प्रभुत्व संपन्न है, मतलब ना तो किसी का गुलाम है और ना ही किसी पर डिपेंडेंट है। ये भारत ना किसी का डोमिनियन क्षेत्र है, किसी का अधिकार क्षेत्र नहीं है। ठीक है, अपने ऊपर डिपेंड है और अपने ही मतलब इसका अलग संविधान होगा, ये किसी के संविधान पर नहीं चलेगा। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या होता है, प्रभुत्व संपन्न, मतलब अपने पैरों पर खड़ा है, किसी और के पैरों पर नहीं खड़ा है।
ये होता है प्रभुत्व संपन्न का मतलब। इसके बाद हम आते हैं समाजवादी। एक वर्ड लिखा गया है समाजवादी। समाजवादी का मतलब ऐसा होता है कि इस समाजवादी जो सरकार होती है उसमें देखिए जो समाजवाद है वो राज्य आश्रित समाजवाद पर आधारित है। भारत का समाजवाद इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ मौजूद होते हैं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। तो ऐसा भारत का समाजवाद है। धर्मनिरपेक्ष की बात कर लेते हैं तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत का जो संविधान है वो ना तो उसके लिए सभी धर्म समान हैं, सभी धर्म किसी एक धर्म का प्रमोशन नहीं करता है, किसी एक धर्म से नफरत नहीं करता है। तो भारत के संविधान में सभी धर्म समान हैं। कैसे हैं? सभी धर्म समान हैं। सबको जितनी मतलब एक धर्म को वो स्वतंत्रता दी गई है उतनी ही सभी धर्मों को भी दी गई है। सबके लिए मान्यताएं समान हैं। ठीक है दोस्तों, किसी के धर्म के किसी के पक्ष में नहीं है और इसके लिए सभी सारे के सारे धर्म समान हैं। ठीक है, लोकतंत्रात्मक की बात करते हैं तो लोकतांत्रिक क्या होता है? इस लोकतांत्रिक होता है कि भारत की जो सर्वोच्च शक्ति है वो लोगों में निहित है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। क्योंकि दोस्तों यहाँ वोटिंग सिस्टम है। लोकतंत्र का मतलब ही क्या होता है? डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र मतलब क्या होगा? लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार होती है। ठीक है, तो यहाँ सर्वोच्च क्या होता है? मतलब जनता ही सर्वोच्च है। इसके बाद गणराज्य की बात कर लेते हैं तो गणतंत्र क्या होता है कि एक इसमें क्या होता है? एक निश्चित समय के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी सरकार या कोई भी चीज़ कोई भी पद है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुना जाएगा। इसका मतलब होता है गणराज्य। तो दोस्तों ये आपने 4-5 वर्ड हैं जो आपने समझे हैं, जो इम्पोर्टेंट आपके लिए समझना भी था। ठीक है दोस्तों, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। और दोस्तों एक और बात मैं बता दूं कि इनका क्रम भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार क्रम भी पूछ लिया गया था एग्जाम्स में, तो आपको क्रम याद रखना है कि संपूर्ण पहले प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये है संविधान की प्रस्तावना के कुछ इंपॉर्टेंट शब्द। फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिए गए हैं। 5 तरह की स्वतंत्रता दी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विकास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता दी गई है और समानता 2 तरह की, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब एक बार इसमें संविधान में संशोधन हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है और वो कब किया गया है? 1942 में। ठीक है, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रहेगा। और इसमें पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में कौन सी डेट मेंशन है? तो 26 नवंबर 1949 इसमें मेंशन है। इससे रिलेटेड कुछ पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, संविधान के भाग हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कुछ केस हैं जो पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, केशवानंद भारती मामला। ठीक है, केशवानंद भारती मामले की अगर हम बात करते हैं तो उसमें यह व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ठीक है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक भाग है। ये केशवानंद भारती केस में कहा गया। ठीक है, दूसरा केस आता है LIC का। LIC केस जो है वो LIC ऑफ इंडिया का मामला आया था ये 1995 में। और इसमें क्या व्यवस्था दी गई थी कि इसमें प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। कैसा हिस्सा है? आंतरिक हिस्सा है। ठीक है, और एक केस आता है बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 में। देखिए दोस्तों, बेरूबाड़ी संघ मामला ये 1960 में आया था। और इसमें क्या व्यवस्था दी गई थी कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, यानी कि मूल विशेषताओं में, संविधान की प्रस्तावना की मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये व्यवस्था किस में दी गई थी? बेरूबाड़ी संघ मामला में दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने क्या पढ़ा है? संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी है, संविधान कैसे बन के आया। ठीक है, और संविधान की प्रस्तावना हमने आज की क्लास में पढ़ ली है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसमें हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ ली है और जो संविधान का जो प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना की सारी मेन बातें हमने इसमें पढ़ ली हैं। ओके दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली क्लास में मैं आपको बता दूं कि अगली क्लास में हम संविधान के भाग पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।